मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे यानी कि प्रतीक यादव की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। उसकी पर्दे की पीछे की कहानी उजागर करेंगे और बताएंगे कि उनकी शादी में किस तरीके से अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी हस्ती पहुंची थी और धूमधाम से शादी हुई थी। प्रतीक यादव ने शादी के कुछ सालों बाद अपनी बीवी के लिए, ये जो आप इंस्टाग्राम की जो पोस्ट अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, जहां पर बकायदा प्रतीक यादव अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी। इस तरीके की हलचल मची हुई थी कि अब वो चार दीवारी से बाहर निकलकर लोगों के फोन से ताका झांकी करने लगी थी। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए वो आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट जो प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाला, जहां पर वो एक प्लेन को उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आसमान पूरा खुला हुआ है, एक आजाद पंछी है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट का वही आखिरी वीडियो है, जहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो इनके गले पर शंकर भगवान का त्रिशूल और शंकर भगवान बने हुए हैं। ये अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बेटा जो राजनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया गया अपने परिवार से, ना ही वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा, लेकिन जब बीवी बीजेपी से जुड़ती है और उसके बाद इनकी जिंदगी में किस तरीके से कहानी पर कहानी बनती चली जाती है, करवटें खाती हैं, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। दिखाएंगे ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बताएंगे प्रतीक यादव के पास कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी, उनके क्या क्या मनपसंद जो चीजें थी उसके बारे में बताएंगे और दिखाकर और समझा कर बताएंगे कि उस रोज मौत से कुछ घंटे पहले उनकी जिंदगी, उनकी हेल्थ के साथ वो क्या क्या चीजें उस वक्त हुई थी। तो बुधवार की सुबह प्रतीक यादव की जिस तरह से रहस्यमय तरह से मौत हुई, बताया गया कि वो अपने किचन में गिर गए थे। इसके बाद जो उनकी पत्नी है अपर्णा, उनका जो भाई है वो उन्हें अस्पताल लेकर जाता है और इसके बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि उनकी जो सांसें हैं नहीं चल रही है, पल्स पूरी तरह से गिर गई है और उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं है, यानी वो मर चुके हैं। अब जिस तरह से सारे आकलन लगाए गए, हर जगह से बातें आई कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे, नाखून नीले पड़ गए थे, बॉडी पर कई सारे चोट के निशान थे। तो क्या उनके साथ कुछ ऐसा किया गया था, क्या सारी चीज़ें उनके साथ उस रात हुई थी जिसके बाद उनकी इस तरह से मौत हुई? तो उन सभी चीज़ों पर ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स ने, जिन भी डॉक्टर्स ने उनका पोस्टमार्टम किया है, जब उन्होंने बाकायदा बॉडी को एग्जामिन किया और पूरी रिपोर्ट सामने लिखी तो सच सामने आ गया है। दरअसल जब ये पूरी जो मौत की पूरी कहानी है जब ये सामने आई, तो जो प्रतीक यादव है उनके जो दोस्त हैं वो सामने आते हैं, अंकित साहू, और साफ तौर पे कहते हैं कि मेरे दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है, जांच होनी चाहिए, उनकी बॉडी पर चोट के निशान है, उनको बहुत दिनों से बहुत दिक्कत थी, उनके फेफड़ों पर एक तरह से आप यूँ समझिए उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, वो वज़न नहीं उठा पाते थे। क्योंकि अगर आप तस्वीर देखेंगे प्रतीक यादव की तो बहुत ही ज़्यादा जिम फ्रीक हैं वो, मतलब उनको जिम का बहुत शौक है, बॉडी हेल्थ का बहुत शौक है, और ऐसे में उनके दोस्त बोलते हैं कि वो काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ गए थे। यहाँ पर एक और दोस्त मीडिया के सामने उनके आते हैं, नाम है सुमित, और वो साफ तौर पे कहते हैं कि मैं रोज़ उससे जिम में मिलता था, हमारी बातचीत होती थी और वो किसी भी तरीके से बीमार नहीं लगता था। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे ये सारी चीज़ें पता होती। अब एक दोस्त ने कहा कि काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, शरीर पर कई चोट थे और बहुत ऐसे निशान थे जो गंभीर समस्या दिखाते हैं, और एक कह रहा है कि बिल्कुल भी कोई भी बीमारी नहीं थी। लेकिन अब ये जो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें बाकायदा डॉक्टर ने मेंशन किया है कि उन्हें एक बीमारी थी जिसके अंदर फेफड़ों में खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, और प्रतीक के साथ भी सेम यही चीज़ें हुई कि उनके जो फेफड़े थे उसके अंदर जो नसें, जो खून है वो जमना शुरू हो गया और वो नसों में जाकर फंस रहा था। अब इसकी वजह से जो भी कोई भी सामने वाला व्यक्ति है जिसको ये बीमारी होगी, वो सांस लेना उसके लिए असंभव होगा, वो धीरे धीरे उसकी सांसें उखड़ने लगेगी और वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पाएगा। अब आप सोचिए, एक जिम करने वाला व्यक्ति, कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है वहाँ पर, कितनी ज़्यादा आप ब्रीथ करते हो, कितना ज़्यादा सांस फूलती है, और ऐसे में जब थक्का जमा हो तो आपको कितनी नीड है उस जगह सांस लेने की, और आपको सांस आएगी ही नहीं। और जिस तरह से इनकी बॉडी एक्टिव थी, हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्शियस थे, हर चीज़ का ध्यान रखते थे, तो ठीक उसी तरीके से रात को भी इनके साथ यही हुआ कि
जो इनकी बॉडी थी उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इनके फेफड़ों में खून का थक्का पूरी तरह से जम गया था। अब डॉक्टर ने आगे जो बताया है कि ये जो पूरा केस होता है, जिस तरह से जो बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, आपका दिल पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, यहाँ तक कि शरीर के कुछ और अंग भी काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन अब जब इनका पोस्टमार्टम किया जा रहा था प्रतीक यादव का, तो उसके बाद कई सारी ये भी चीज़ें कही गई कि उनको चोट लगी है शरीर पे, कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, किसी ने कुछ गलत किया हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स ने जब एग्जामिन किया तो उन्हें पता लगा कि एंटीमॉर्टम, यानी कि मरने से पहले किसी व्यक्ति के शरीर पर अगर चोट है या कोई भी निशान है तो उसे बताएंगे। मरने से पहले जो चीज़ें हुई, उनकी बॉडी पर क्या क्या हलचल हुई, क्या चीज़ हुई, वो एंटीमॉर्टम में आती हैं। अब जब डॉक्टर ने उसको भी एग्जामिन किया तो उन्होंने बताया कि उनके शरीर पर, हाँ, जिस तरह से बोला जा रहा है कि चोट के निशान मिले हैं, तो डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि चोट के निशान मिले हैं उनकी बॉडी पर, जो बता रहे हैं कि मौत से पहले वो चोट के निशान उन्हें मिले हैं, ना कि मौत के बाद। और इसीलिए जब ये चोट की बातें सामने आई, ये सारी चीज़ें सामने आई, तो डॉक्टर्स ने विसरा के लिए कुछ हिस्सों को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा है। सैंपल्स लिए गए हैं जिसमें टिश्यू की जांच की जाएगी, केमिकल एनालिसिस किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर ये जो खून का थक्का जमा है, क्या ये मेडिसिन की वजह से जमा हुआ है, क्या वो कोई ऐसी दवाई ले रहे थे जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इस तरह से बीमारी हुई, या प्रोटीन शेक अगर वो पीते होंगे उसकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, या कोई जहरीला पदार्थ। तो डॉक्टर्स ने बाकायदा जो चीज़ें हैं विसरा के लिए, उन्हें सबको बाकायदा सैंपल लेकर इकट्ठा कर लिया है और उनकी जांच कराई जाएगी कि उसके पीछे आखिर चीज़ क्या है, किसकी वजह से उनके फेफड़ों में खून का थक्का जमा। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि उनको बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी पर चोट के निशान थे। अब देखिए, यहाँ पर ये कहना गलत है कि उनके साथ कोई ऐसी चीज़ की गई, उन्हें मारा पीटा गया या कोई चीज़ हो। चोट के निशान, जैसे उनके दोस्त भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, ये जो चोट के निशान है ये बहुत किसी गलत तरह से आए होंगे। तो आप ये देखिए, ये जो शख्स हैं, जो प्रतीक यादव, अगर इनके आप तस्वीरों पे गौर करेंगे तो जिम में एक से एक तस्वीरें हैं इनका इतना ज़्यादा तो इनके जिम चलते हैं। तो सोचिए, वो चोट के निशान वहाँ से भी इन्हें लग सकते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई एक्सरसाइज की हो जिसकी वजह से इनके पैर पे चोट लगी, या किसी और वजह से भी वो चोट के निशान लगे हो सकते हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, जिसके लिए जो पुलिस की टीम है उन्होंने उनका लैपटॉप, फ़ोन, जितने भी डिवाइसेज हैं उनको भी सील कर लिया है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो ये मौत है, क्या उससे पहले भी उनके साथ कुछ हुआ था या नहीं। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी, दोस्तों की बातें आपने सुनी, ये सारी चीज़ें एक शख्स के मौत हो जाने के बाद सामने आ रही हैं। लेकिन सोचिए, जब एक आदमी जिंदा होता है तो कितना परेशान है। क्या आप सोच सकते हैं वो किस हद तक परेशान है? एक व्यक्ति जिसके मरने के बाद हर एक शख्स सामने आ रहा है और पूरी कहानी बता रहा है कि उसको ये दिक्कत थी, ये प्रॉब्लम थी। क्या इन्हीं में से कुछ लोगों ने, जब वो इंसान जिंदा था, उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश की? क्योंकि ये जो पोस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी को लेकर इंस्टाग्राम पर किया, जहाँ वो अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि वो झूठी है। इस बारे में भी बताएंगे, इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर वो अपनी पत्नी से किस हद तक परेशान हो गए थे, क्यों कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, ये भी आप आगे समझेंगे। और आपको आगे ये भी पता लगेगा कि एक इंसान जिसे करीब 5 बजे अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मर चुके हैं, इनकी बॉडी काम नहीं कर रही है। सोचिए, उसी रात उस शख्स को, यानी प्रतीक यादव को, एक बार नहीं बल्कि 2 बार अस्पताल ले जाया गया था। आखिर प्रतीक यादव को 2 बार अस्पताल क्यों ले जाया गया? पहली बार जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उन्हें एडमिट क्यों नहीं कराया गया अगर उनकी तबीयत ख़राब थी? इस बारे में भी वीडियो के अंत तक आते आते आप समझ जाएंगे कि आखिरकार वो अस्पताल 6 घंटे के अंदर, महज 6 घंटे के अंदर उन्हें 2 बार अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर ये जो परिवार है, जो प्रतीक यादव हैं, ये किस तरह से मुलायम सिंह के परिवार में शामिल होते हैं, उनके बेटे कहलाते हैं। और इसके बाद इनकी लाइफ में अपर्णा यादव की जब एंट्री हुई तो कैसे पूरी लाइफ इनकी हिल जाती है, खलबली मच जाती है। दरअसल देखिए, जो मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी दूसरी पत्नी यानी साधना गुप्ता, उनके बेटे हैं प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। जो मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी मुलाकात होती है 1990 में। एक चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना, 2 लोग थे, उन दोनों का तलाक होता है। दरअसल जो साधना गुप्ता है वो चंद्र प्रकाश गुप्ता की पत्नी थी और उन्हीं से उन्हें 1987 में प्रतीक का जन्म होता है। लेकिन 90 आते आते इन दोनों का तलाक हो जाता है और जो साधना गुप्ता है उनकी मुलाकात हो जाती है मुलायम सिंह यादव से। अब मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हो जाने के बाद दोनों के बीच में प्यार पनपता है, दोनों एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है और फिर मुलायम सिंह यादव को भी साधना से प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाने के बाद लंबे समय तक पूरी कहानी चलती कि क्या किया जाए, 90 की पूरी बात थी। लेकिन 2003 आते आते
मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता के साथ शादी करते हैं और उसके बाद जो प्रतीक यादव है उन्हें नाम देते हैं, उन्हें उनका हक देते हैं और कहते हैं ये उनका बेटा है। मतलब कानूनी तरीके से वो प्रतीक यादव को अपने बेटे के तौर पर अपनाते हैं और साधना गुप्ता को अपनी पत्नी के तौर पर। और इसके बाद से ही प्रतीक यादव जाने लगे कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं। अब इनकी कहानी में बचपन में सब कुछ ठीक था, पिता का प्यार मिल रहा था। सोचिए, लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़कर आए हुए हैं, हर तरह से मुलायम सिंह यादव ने सपोर्ट किया, पूरी फैमिली अच्छे से थी। अखिलेश सिंह यादव के साथ भी इनके जो संबंध है बताए जा रहे हैं कि ठीक ठाक ही थे, ऐसे कोई दुश्मनी या ऐसा कोई भी बुरा इनके साथ व्यवहार नहीं किया गया था। तो यहाँ मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपना लिया था। लेकिन उससे पहले अगर आप जाएंगे साल 2001 में, तो दरअसल प्रतीक यादव अपनी माँ के साथ एक फंक्शन में गए हुए थे और वहीं पर उनकी नज़र पड़ती है 13 से 14 साल की एक लड़की पर जिसका नाम था अपर्णा यादव। वहाँ पर अपर्णा यादव से कहा जाता है कि गाना गाओ, बहुत सारी महिलाएं थी, लोग थे। अपर्णा यादव वहाँ पर सुर लगाती हैं, गाना गाती हैं और इसके बाद वही वो समय था जिस वक्त प्रतीक जो हैं वो अपर्णा यादव के प्यार में पड़ जाते हैं। वो दिखने में अच्छी लग रही थी, उनकी आवाज़ अच्छी थी, मीठे सुर लगाए थे और इसके बाद जो प्रतीक यादव हैं वो उनके प्यार में पड़ जाते हैं। अब प्रतीक को लगता है कि उन्हें उस लड़की से दोबारा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी मुलाकात नहीं होती। काफ़ी वक्त बीतने के बाद एक बार फिर से फैमिली फंक्शन में दोनों की मुलाकात होती है और उस वक्त प्रतीक यादव जो हैं वो हिम्मत कर अपना ईमेल आईडी अपर्णा यादव के साथ शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं और दोनों के ईमेल आईडी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। ईमेल आईडी एक्सचेंज होने के बाद अब लगातार इनकी बातें होती हैं, बातें होने पर ये दोस्त बनते हैं और दोस्ती इनकी धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। अब 2001 की बात थी, 2011 तक दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं, अच्छा खासा रिश्ता था और परिवार को बताया जाता है। 2011 में जब परिवार को बताया गया, परिवार की रजामंदी ली जाती है, सारी चीज़ें ठीक से होती हैं और 2012 में सैफई में धूमधाम से दोनों की शादी करा दी जाती है। अब शादी के बाद सब कुछ ठीक था। अपर्णा यादव जो ये महिला है ये भी बहुत महत्वाकांक्षी है, इनको भी अपना करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, एक अच्छी पकड़ रखती हैं राजनीति में ये। और 2012 में शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2017 में जैसे विधानसभा के चुनाव आते हैं उस वक्त इनको सपा से टिकट दिया गया था कैंट इलाके का, लखनऊ के कैंट इलाके का। लेकिन उस वक्त वहाँ से बीजेपी की रीता बहुगुणा लड़ रही थी और उस वक्त वो जीत जाती हैं रीता बहुगुणा बीजेपी से। और इसके एवज में यानी कि जो ये अपर्णा यादव हैं इनको सपा में उतनी अहमियत नहीं मिलती क्योंकि ये हार गई थी। अब इन्हें लगता है कि ठीक है, एक साल इस तरह से हमारे 5 साल वेस्ट हो गए, अगला जो विधानसभा चुनाव आएगा मैं उसमें फिर से ट्राई करूंगी। अब 2022 का जब फिर से चुनाव आता है तो उस वक्त सपा के द्वारा यानी उन्हीं की पार्टी के द्वारा अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया जाता और इससे गुस्सा होकर चिढ़कर वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेती हैं। हालांकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी बातचीत ये चलती कि उन्हें टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो बहुत ही राजनीतिक बात हो जाएगी। लेकिन जब वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं उसके बाद से इस परिवार में खलबली शुरू हो जाती है। होता यह है कि प्रतीक यादव अपने आप को हमेशा से लग्जरी लाइफ समझ लीजिए, पॉलिटिक्स लाइफ समझ लीजिए, मीडिया समझ लीजिए, इन सब से दरकिनार रखते थे, दूर रखते थे। लेकिन जो अपर्णा यादव है उनको राजनीति में उतनी ही दिलचस्पी थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, एक अच्छा नाम कमाना चाहती थी और इसी के लिए वो अपनी पार्टी छोड़कर जब भाजपा ज्वाइन करती हैं तो परिवार में मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। मुलायम सिंह यादव उनसे कहीं ना कहीं किनारा कर लेते हैं और चीज़ें बिगड़ती जाती हैं। अखिलेश यादव सिंह जो यादव हैं उनके साथ भी चीज़ें बिगड़ती जाती हैं और धीरे धीरे जो परिवार है वो टूटता नज़र आता है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो प्रतीक यादव है उनको भी डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि उनकी वजह से जो अपर्णा यादव है उनकी वजह से उनका भी परिवार एक तरह से छूट रहा था। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि सोचिए, एक शख्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है, वो अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है, उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट तक कर देना पड़ता है और कहानी पूरी तरह से आप यूँ समझिए पूरी तरह से घरेलू कलह की वजह से पूरी कहानी पूरी इनकी जो लाइफ है वो बर्बाद होती चली जाती है। अब ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं इंस्टाग्राम में, आखिर इसकी कहानी क्या है? आखिर प्रतीक यादव ने ये पोस्ट क्यों लिखा? ये सब चीज़ें हो जाने के बाद महज एक भाजपा ज्वाइन कर लेने से जो अपर्णा यादव ने ज्वाइन किया, क्या लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई? आखिर ऐसी और भी क्या चीज़ें हुई? क्यों अपर्णा यादव को लगने लगा था कि जो उनके हस्बैंड है उनको वो रुतबा नहीं मिल रहा जिस तरह से अखिलेश यादव को मिला? क्यों उन्हें लगता था कि परिवार में उनकी इतनी अहमियत नहीं है? आखिर ये सारी क्या चीज़ें हुई, आप वो समझिए और जानिए कि आखिर 6 घंटे के अंदर 2 बार प्रतीक यादव को अस्पताल क्यों ले जाया गया। प्रतीक यादव के जो जिम वाले दोस्त हैं सर्वेश पांडे, उन्होंने बताया कि मंगलवार की देर रात यानी कि रात के 11 से 12 बजे के बीच जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तब उन्हें अचानक से बगल के सिविल अस्पताल में लेकर जाया जाता है जहां पर डॉक्टर्स देखभाल करते हैं और उसका कहते हैं कि इन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। और फिर
उसी रात को वापस उन्हें घर पर लाया जाता है। फिर तकरीबन सुबह 5:30 बजे के आसपास फिर से तबीयत बिगड़ती है और जैसे ही उन्हें अस्पताल लेके जाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि ये तो ब्रॉड डेड हैं, मतलब इन्हें जब तक अस्पताल लेके आया गया उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इस पूरे प्रकरण में आपने ध्यान दिया कि इनकी बीवी कहां पर है। अपर्णा यादव को आपने इस पूरे अब तक इस चीजों में कहीं भी वो नजर नहीं आई हैं। अपर्णा यादव गुवाहाटी में थी क्योंकि वहां पर जो बीजेपी के जो नए सीएम हेमंता विश्व शर्मा हैं वो शपथ ग्रहण में वहां पर गई हुई थी और वो अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करने आए उससे कुछ देर पहले ही वहां पर आई हैं, गुवाहाटी से दोबारा अपने घर पर गई हैं। लेकिन जब पति की तबीयत बिगड़ी इसकी बारे में जब कोई मीडिया वाले हर कोई जब पूछना चाह रहे थे उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। बताएंगे कि दिक्कत कहां हुई है, क्योंकि जो हम प्रतीक यादव की जब इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाल रहे थे तो हमें भी बहुत सारी कुछ अजीब चीजें मिली हैं जिसे हमें लगा कि आपके साथ साझा करना जरूरी है। ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट आप देख रहे हैं ये अपर्णा यादव की एक फोटो को लेकर जो प्रतीक यादव ने लिखा है कि अपर्णा यादव जो उनकी इंस्टाग्राम आईडी है और लिखा है कि इन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। एक और पोस्ट देखिए, वहां पर उन्होंने अपनी जो वाइफ है उनकी फोटो लगाई है और उसके ऊपर लिखा है कि मेरे अलावा मेरी पत्नी की जो पिछली जिंदगी और उनकी सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता, उन्हें कोई भी सपोर्ट मत कीजिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ताकत और पैसों के पीछे पागल रहती हैं। ऐसा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है प्रतीक यादव ने। एक और पोस्ट जो हमें मिला वहां पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने ये लिखा कि आई प्रॉमिस टू टेल अबाउट ऑल दी पीपल ऑफ अपर्णा यादव विद एविडेंस। मैं सबूत दिखाकर अपर्णा यादव की सच्चाई पूरी दुनिया को अब बताना चाहता हूं। देखिए अंदर खाने एक बात ये भी है कि अपर्णा यादव बीजेपी में एक जब जैसी वो गई वहां पर भी उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही जो तस्वीर आप देख रहे हैं जेपी नड्डा और जो तमाम जो बड़े बड़े बीजेपी के बड़े लोग हैं उनके साथ अपर्णा यादव की तस्वीर है। इसके बाद कहा जाता है कि यूपी में उन्हें एक तरीके से महिला आयोग का डिप्टी अध्यक्ष बना दिया जाता है और क्योंकि वो और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन ये जो पति हैं जो प्रतीक यादव हैं वो राजनीतिक तौर पर उतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे। वो उस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहना चाहते थे, अपनी कमाई, अपनी बिजनेस, अपना जिम और हर चीज वो अपने तरीके से करना चाहते हैं। दो खूबसूरत बेटियां हैं इनकी जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने पब्लिक मंच से अपने आप को एक तरीके से नेता घोषित करने की या राजनेता घोषित करने की कोशिश नहीं की है। अब यहां पर जब क्योंकि अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा था तो हमने भी उनकी कुंडली खंगाली और हमें पता लगा कि इनकी चल अचल संपत्ति कितने करोड़ रुपए की है। तो जो अपर्णा यादव और जो खुद प्रतीक यादव, इन दोनों अगर हस्बैंड वाइफ की अगर हम प्रॉपर्टी मिला दें अकॉर्डिंग टू दी चुनाव में जो इन्होंने हलफनामा देखकर बताया था कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी हो सकता है, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी हो, लेकिन जो सरकारी जो चीजें उसमें जो बताई गई हैं वो कहा गया कि 23 करोड़ रुपए इन दोनों हस्बैंड वाइफ के पास थी, यानी प्रतीक और अपर्णा यादव के पास, जिसमें से 3,27,63,000 रुपए अपर्णा यादव के पास हैं। प्रतीक के पास 13,31,00,000 रुपए की चल संपत्ति दिखाई गई है। चल संपत्ति में क्या क्या चीजें हैं तो बैंकों में जमा धनराशि है और उसके बाद शेयर में पैसे लगे हैं, उनके पास गोल्ड ज्वेलरी है और पति और पत्नी ने कम से कम 2015-16 में 1,47,42,000 रुपए और 50,18,000 रुपए का ITR भरा है। समझ रहे, 1,47,00,000 रुपए और एक तो हस्बैंड ने और दूसरी वाइफ ने 50,18,000 रुपए का इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है। मतलब सोचिए कितनी कमाई हुई होगी कि उसके बाद इतना टैक्स देना पड़ा है। अब यहां पर जो हमने उसके और भी कोशिश की, समझने की कोशिश की, प्रतीक यादव जब राजनीतिक तौर पर नहीं है, एक्टिव हैं, तो उनका असल में बिजनेस क्या है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं लैम्बोर्गिनी के साथ तस्वीर खिंचाई गई है, उनकी जिम के साथ अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर उन्हें जिम फ्रीक कहा गया है। बहुत ज्यादा उन्हें जिम करना पसंद है और इसी को उन्होंने पेशा बनाने की कोशिश की है। मसलन के तौर पर जो उनकी लखनऊ में जो जिम है उसकी सालाना जो फीस है वो बताई जा रही है 35,000 रुपए है और मतलब आप सोच लीजिए कि महीने का लगभग 3,000 रुपए का मंथली पास बनता है। अब यहां पर जो कमाई है, सालाना कमाई जो प्रतीक यादव की वो 5.5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच बताई गई है।
कारों के शौकीन हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में इनका पैसा लगा हुआ है, मतलब जो फ्लैट्स होते हैं, जो घर बनाए जाते हैं, प्रतीक यादव उसमें पैसे लगाते हैं। ये जो आप इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हैं जहां पर एक छोटे ट्रेनर प्लेन को उड़ा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अपने आप को उससे दूर रखा और अपनी एक बिजनेस लाइफ, एक बिजनेस को बढ़ाने का काम, एक पैसे कमाने के लिए शेयर मार्केट, रियल एस्टेट बिजनेस में हर जगह पैसे लगाए। लेकिन जो अपर्णा यादव, वो इनसे बिल्कुल इतर सोच रखती थी। उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया और कहा जाता है जो उनके अंदर दोस्त हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, कि इसी वजह से दोनों के बीच में तल्खियां बढ़नी शुरू हो चुकी थी। दोनों के बीच में तलाक जैसी बातों को लेकर सामने आई हैं, खबरें सामने आ रही हैं। और यह भी कहा गया है क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव, जो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, ये भी बेटे हैं, और क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो अखिलेश यादव जिस तरीके से फेमस हुए, प्रतीक यादव उस तरीके से फेमस नहीं हुए। और अंदर खाने ये बात भी निकलकर सामने आती है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव में इसको लेकर अक्सर बहस होती थी, और इसी को लेकर रोज रोज के कलेश से तंग आकर प्रतीक यादव ने इनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। और इसलिए जब बात निकलकर सामने, जो दोस्तों ने कहा कि जिस तरीके से उनकी जो मौत हुई है, उनके शरीर पर नीले निशान बने हुए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि देखिए जो एंटीमार्टम मार्क्स मिले हैं, मतलब उनकी डेथ से पहले उनके शरीर पर चोट के निशान हैं। अब ये जो चीजें हैं, अब विसर रिपोर्ट भी रखा गया है। विसर रिपोर्ट से कहने का जहर कितना है कितना नहीं है, टिश्यू की जांच भी करवाई जाएगी। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो जिंदगी है कब थम जाती है, कब आपकी जो शान शौकत है, कुछ दिनों पहले आप प्लेन में उड़ रहे थे और कुछ दिनों बाद ही आपकी जिस तरीके से मृत्यु होती है, तो जीवन कब करवट बदलेगी किसी को पता नहीं होता। और हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए जो प्रतीक यादव है, उनकी जिंदगी को डिकोड किया जाए। उनकी चल अचल संपत्ति जो हमने निकालने की कोशिश की, बहुत पुरानी चीजें हैं, लेकिन हमने बताने की कोशिश की कि अब इसका मालिकाना हक किसके पास जाएगा। आप जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सारी प्रॉपर्टी, दो छोटी छोटी बेटियां हैं अपर्णा यादव, जो अभी अभी गुवाहाटी से लौटी हैं, उनका क्या रुख होगा उस पर भी हमारी नजर बनी होगी। लेकिन तब तक इसमें जो भी, इस मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे, हम कोशिश करेंगे उसे सबसे पहले क्राइम तक पर आप उसे पहुंचाएं और बताएं कि अंदर की कहानी असल में क्या है। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।